कक्षा 10 भूगोल की पुस्तक है और नाम है समकालीन भारत भाग 2। अध्याय 1 संसाधन और विकास, भाग 2 इसका आज हम करेंगे। भाग 2 करने से पहले जिन बच्चों ने भाग 1 नहीं देखा है वो उसको जरूर देखें। भाग 1 में हम संसाधन का अर्थ, संसाधन के प्रकार और संसाधन का विकास कैसे किया जाए इस बारे में बता चुके हैं। सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी उसी में आ चुका है। तो जब तक आप उन चीजों को नहीं पढ़ेंगे तब तक भाग 2 आपकी समझ में नहीं आएगा। भाग 2 में हम सबसे पहले संसाधनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे किया जाए ये जानेंगे। तो संसाधनों का संरक्षण क्या है पहले ये जान लेते हैं। संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। सही ढंग से उपयोग करने का मतलब है विवेकपूर्ण तरीके से या सोच समझकर। जब आप संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं वो संसाधनों का दुरुपयोग है। तो संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस देश के पास जितने संसाधन होंगे वो उतना ही अमीर होगा, और जिस देश के पास संसाधनों की कमी होगी वो देश विकास की दौड़ में उतना ही पीछे होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संसाधन किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन यदि संसाधनों का विवेकहीन ढंग से उपयोग किया जाए या बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाए, जिसको हम कहते हैं अंधाधुंध उपयोग करना, तो इससे कई प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अब वो हमने पीछे पढ़ चुका है कि जब आप अंधाधुंध प्रयोग करते हैं या लालच में आकर प्रयोग करते हैं तो संसाधनों का जो बंटवारा है वो अलग अलग हो जाता है। कुछ लोगों का संसाधनों पर कब्जा हो जाता है और कुछ लोग संसाधन विहीन हो जाते हैं। तो यदि इनका ठीक प्रकार से प्रयोग ना किया जाए तो कई प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण करना जरूरी है। संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए यह कोई नया विषय नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये संसाधनों का संरक्षण हम कैसे करें ये आज और कल में पैदा नहीं हुआ है, बल्कि ये शुरू से ही जब से संसाधनों का प्रयोग मनुष्य ने करना शुरू किया है तब से इस बात पर भी चिंता प्रकट की गई है कि संसाधनों का यदि हम दुरुपयोग करेंगे, अंधाधुंध प्रयोग करेंगे तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा। बल्कि यह पुराने समय से ही बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा। उदाहरण के लिए गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। गांधी जी जिस प्रकार कहते हैं, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। गांधी जी के शब्दों से आप समझ चुके होंगे कि पेट भरने के लिए हर व्यक्ति क्या पेट भर सके इसके लिए प्रकृति में भरपूर संसाधन है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति संसाधनों से अपनी पेटी भरना चाहता है तो फिर उसके लालच को पूरा नहीं किया जा सकता है। There is enough for everybody's need and not for anybody's greed। गांधी जी के कहने का मतलब यह था कि विश्व स्तर पर संसाधनों के दुरुपयोग के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक तकनीक की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। सबसे उनके कहने का मतलब आप समझ में होंगे कि जो लालची लोग हैं वे संसाधनों का ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं, और दूसरा वो कहते हैं आधुनिक तकनीक, कि जिस प्रकार की तकनीक आ गई है, संसाधनों को निकाला जा रहा है, उससे ये खतरा पैदा हो गया है कि ये संसाधन कुछ ही सालों में खत्म हो जाएंगे। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे कि आवश्यकता से ज़्यादा उत्पादन न हो, वो ये चाहते थे और नहीं चाहते थे कि आवश्यकता से ज़्यादा उत्पादन हो, और उसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे कि सबको अपने अपने तरीके से या अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार उत्पादन करना चाहिए ताकि सब अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत सबसे पहले 1968 में
क्लब ऑफ रोम ने की थी। इसके बाद 1974 में सोमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये ध्यान रखना है, कई बार ये आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। 1974 में सोमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के विचारों को अपनाने की वकालत की थी, यानी कि जो गांधी जी ने विचार दिए थे उनको अपनाने की वकालत की थी। भू संसाधन, लैंड रिसोर्सेज। अब भू संसाधन भी जान लेते हैं क्या है। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति ने हमें प्रदान की है भूमि। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं जो आप करते हैं पैसा कमाने के लिए, परिवहन तथा संचार आदि सभी भूमि पर आधारित है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो भूमि पर ही आधारित हैं। लेकिन भूमि एक सीमित संसाधन है। इसका मतलब है कि भूमि रबड़ नहीं है, उसको खींचकर बड़ा किया जा सके। जितनी भूमि उपलब्ध है सिर्फ वही है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी पूर्वक और योजना बनाकर किया जाए। जरूरी हो जाता है कि जो भूमि हमारे पास उपलब्ध है उसका हम सावधानी पूर्वक और योजना बनाकर उपयोग करें। भारत में जो भूमि, आप अंडरलाइन कीजिए, हमारे पास कितनी भूमि मैदानी है, कितनी पर्वतीय है और कितनी पठारी है। भारत में जो भूमि उपलब्ध है उसका लगभग 43% भाग मैदान है। यह कृषि और उद्योगों के लिए सुविधाजनक, क्योंकि सपाट है तो यहाँ पर कृषि भी आसानी से की जा सकती है, उद्योग भी आसानी से लगाए जा सकते हैं। तो 43% मैदान है, 30% भाग पर्वतीय है या पहाड़ी है और देश का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो पठार हैं वहां पर खनिजों, जीवाश्म ईंधन जिसको हम तेल पेट्रोल कहते हैं, और वनों का भंडार है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में ये बनी थी। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कुल भूभाग का, यानी कि एक देश के पास जितनी जमीन है उसके 33% हिस्से पर वन होने चाहिए। ये जरूरी कर दिया गया है राष्ट्रीय वन नीति में कि जितना भूभाग है उसके 33% हिस्से पर वन होने चाहिए। लेकिन भारत में वन के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र काफी कम है। जो 33% निर्धारित किया गया है उससे वो काफी कम है। भूमि निम्नीकरण, लैंड डिग्रेडेशन के कारण और संरक्षण के उपाय। तो पहले तो यही जानना जरूरी है कि भूमि निम्नीकरण या लैंड डिग्रेडेशन क्या है, इसके क्या कारण है, बाद में जानेंगे। और संरक्षण के फिर भूमि निम्नीकरण को कैसे रोका जा सकता है वो भी उपाय बताएंगे। तो भूमि का कृषि योग्य न रहना ही, भूमि का कृषि योग्य न रहना ही भूमि निम्नीकरण कहलाता है। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्या है भूमि निम्नीकरण। भूमि का कृषि, क्योंकि कृषि ही मुख्य व्यवसाय है, कृषि ही भूमि पर होती है, तो जब भूमि कृषि योग्य न रहे तो हम कह सकते हैं कि भूमि निम्नीकृत हो गई है। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का, यानी कि आदमी की जो 3 मौलिक भौतिक आवश्यकताएं हैं, मौलिक आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उन आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से ही प्राप्त करती है। लेकिन मानवीय क्रियाकलाप, कौन कौन से क्रियाकलाप, जैसे पशु चराने, खनन, खाने खोदने और वनों की कटाई के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, भूमि कृषि योग्य नहीं हो रही है। वर्तमान समय में, अंडरलाइन फिर दोबारा कर लीजिए, वर्तमान समय में भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। वर्तमान समय में भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। भूमि की सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं, जो सबसे ऊपरी वाली परत है उसको हम मृदा कहते हैं। इस मृदा का निर्माण शैलों या चट्टानों के टूटने फूटने से होता है, लेकिन मृदा के निर्माण की प्रक्रिया काफी धीमी होती है। लाखों साल लग जाते हैं मृदा का निर्माण होने में, क्योंकि शैलों के टूटने से इसका निर्माण होता है और जो एक बहुत धीमी प्रक्रिया है। भूमि निम्नीकरण के कारण क्या कारण है, किस कारण से भूमि कृषि योग्य नहीं रह पा रही है, तो वो जान लेते हैं। पहला है खनन, जिसको हम माइनिंग कहते हैं। खाने खोदना, जब खाने खोदी जाती है तो खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं। खनन के बाद खानों वाले स्थान पर जो गहरे गड्ढे बनते हैं उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है। इसके बाद यहाँ की जमीन कृषि योग्य नहीं रहती है। तो जब खनिज निकाल लिए जाते हैं तो गहरे गहरे गड्ढे हो जाते हैं और उन गड्ढों को
जो कह सकते हैं कि वहाँ पर वो कृषि योग्य नहीं रहते हैं। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा, वनों की अत्यधिक कटाई। वर्तमान समय में मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों को बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है। आप देखते हैं घर में चाहे इमारती लकड़ी है या चलाने के लिए लकड़ी है या दो रेल लाइनें बिछाने के लिए, तो वनों को बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है। वनों की कटाई से भूमि की ऊपरी परत नंगी हो जाती है, जिसके कारण यह परत आसानी से हवा के साथ उड़ जाती है और पानी के साथ बह जाती है। ऐसी भूमि भी कृषि योग्य नहीं रहती। ये आप चित्र देख रहे हैं, वनों को जिस प्रकार से काट दिया गया है और उसके बाद ऐसी भूमि कृषि योग्य। ये दूसरा चित्र है, इसमें भी पेड़ों को काटा हुआ दिखाया गया है। तीसरा है अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई से जल भराव की समस्या पैदा होती है। ये आप सभी जानते हैं, अगर आप खेत की बार बार सिंचाई करते हैं तो वो जल भराव की समस्या पैदा हो जाती है, जिससे भूमि में लवणीयता, जिसको हम कहते हैं खारापन तथा क्षारीयता की मात्रा बढ़ जाती है और ऐसी भूमि भी कृषि योग्य नहीं रहती। चौथा है अत्यधिक पशुचारण। अत्यधिक पशु चराना मतलब अत्यधिक पशु चराने से पशुओं के पैर भूमि की ऊपरी परत को छील देते हैं। यह परत आसानी से हवा के साथ उड़ जाती है या फिर पानी के साथ बह जाती है। ऐसी मिट्टी के उपजाऊ तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण मिट्टी कृषि योग्य नहीं रहती है। पांचवा है औद्योगिक क्रियाएं। औद्योगिक क्रियाओं में सीमेंट उद्योगों में चूना पत्थर को पीसने से तथा चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले उद्योगों में चूने के प्रयोग से वायुमंडल में धूल उड़ती है। बाद में इस धूल की जमीन पर एक परत जम जाती है। यह परत मिट्टी की जल सोखने की क्षमता को रोक देती है और ऐसी भूमि भी कृषि योग्य नहीं रहती। भूमि निम्नीकरण की समस्या के समाधान के लिए सुझाव कैसे दूर किया जा सकता है, उसके लिए कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। जैसे पहला है, खनन के बाद खानों के गहरे गड्ढों को भर दिया जाना चाहिए। दूसरा है, पहाड़ों के ढालों तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जहां बाढ़ अब बहुत आती है, अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए, क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी के कणों को जकड़े रखती हैं और पानी के साथ उन्हें बहने नहीं देती। तीसरा है, पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर भी मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। अगले चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहाड़ी ढाल है वो सीढ़ीदार खेत बना दिए गए। इससे क्या है कि जो ढाल है वो तीव्र नहीं रहती है और पानी एकदम से नीचे नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर आता है और जो है वो मिट्टी कटाव रुक जाता है। दूसरा चित्र भी आप देख रहे हैं, इसमें भी दिखाया गया है कि पहाड़ी ढलानों को किस प्रकार से सीढ़ीदार खेतों में बदला गया है। चौथा है, पशु चराने पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि देख चुके हैं पशुओं के जो पैर होते हैं वो भूमि की ऊपरी परत को छील देते हैं और जिससे वो मिट्टी के साथ जो मिट्टी है वो हवा के साथ उड़ जाती है और पानी के साथ बह जाती है। इसलिए जरूरी है कि पशु चराने पर रोक लगाई जानी चाहिए। पांचवा, शुष्क क्षेत्रों में जिसको हम कहते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में, तो शुष्क क्षेत्रों में पेड़ों की लाइनें लगाई जानी चाहिए, ताकि जब आप पेड़ों की लाइन लगा देंगे तो जो मिट्टी को वो उड़ने से रोक सकते हैं, ताकि हवा जो है हवा द्वारा मिट्टी को उड़ने से रोका जा सके। छठा है, उद्योगों से निकलने वाले कचरे को उचित उपचार के बाद पानी या जमीन पर डालना चाहिए, क्योंकि जो उद्योगों से निकलने वाला कचरा होता है वो जहरीला होता है और जब वो जमीन पर डाला जाता है तो जमीन की उपजाऊ शक्ति को नष्ट कर देता है। इसलिए जब भी वो डाला जाए तो उचित उपचार के बाद ही पानी में या जमीन पर डाला जाना चाहिए। ऐसा करने से भी जमीन प्रदूषित होने से बचती है। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियां हम बाद में करें। धन्यवाद, नमस्कार।